हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल में। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। हम एक जो सीरीज प्रारंभ की थी उसमें हमने मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कौटिल्य की अर्थशास्त्र, मेगास्थनीज की इंडिका के बारे में चर्चा कर ली थी। इसके साथ ही हमने रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, मुद्रा राक्षस, विशाख दत्त की बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ, वृहत कथा मंजरी, कथा सरित सागर, इनके बारे में भी चर्चा कर ली थी कि इनमें मौर्यकालीन इतिहास से संबंधित क्या क्या उल्लेख हमें मिलता है। इसमें हमारा एक अंतिम टॉपिक रह गया था, वो था अशोक के अभिलेख। तो उसके बारे में हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा अशोक के अभिलेख। अशोक के अभिलेख। जो अशोक के अभिलेख हैं, मौर्यकालीन इतिहास के बारे में हमें विस्तृत जानकारी इन अभिलेखों से प्राप्त होती है। जो अशोक के अभिलेख हैं, मुख्यतः उससे अशोक काल की इतिहास की हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके अलावा हमें वर्तमान समय तक 40 से अधिक हमें इनके अभिलेख प्राप्त हो चुके हैं। तो आज जो अशोक के अभिलेख हैं, इनसे हमें मुख्यतः किस बारे में जानकारी प्राप्त होती है? मुख्यतः अशोक के इतिहास की जानकारी होती है। अशोक के अभिलेखों से मुख्यतः अशोक, सम्राट अशोक के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। सम्राट अशोक के इतिहास की जानकारी हमें प्राप्त होती है। एक प्रसिद्ध इतिहासकार थे D.R. भंडारकर महोदय जी। उन्होंने केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर उनका इतिहास लिखने का प्रयास किया था। उन इतिहासकार नाम क्या था? उन प्रसिद्ध इतिहासकार का उनका नाम था, जो वो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम है D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर। D.R. भंडारकर महोदय जी ने केवल अशोक के अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने का प्रयास किया था। वर्तमान बात करें तो वर्तमान में हमें अशोक के 40 से अधिक अभिलेखों की खोज की जा चुकी है। अभी तक कितने? 40 से अधिक अभिलेख, 40 से अधिक अभिलेख इनके खोजे जा चुके हैं। 40 से अधिक अभिलेखों की खोज हो चुकी है। जो सबसे पहला जो अभिलेख खोजा गया था, अशोक के जो अभिलेखों में जो सबसे पहला अभिलेख खोजा गया था वो था आपका दिल्ली मेरठ अभिलेख। कौन सा अभिलेख? दिल्ली मेरठ अभिलेख। दिल्ली मेरठ अभिलेख, ये कौन सा अभिलेख है? ये सबसे पहले जो खोजा गया अभिलेख था वो दिल्ली मेरठ अभिलेख था। सर्वप्रथम खोजा गया अभिलेख, सर्वप्रथम खोजा गया अभिलेख कौन सा था? दिल्ली मेरठ अभिलेख था। और किसने इसकी खोज की थी? ये की थी टिफिन थेलर महोदय ने। और कब खोजा था? 1750 ईस्वी में। 1750 ईस्वी में इसकी खोज हुई थी। और किसके द्वारा खोजा गया था? ये था टिफिन थेलर। टिफिन थेलर महोदय। टिफिन थेलर महोदय के द्वारा इन्हें खोजा गया था। और कब खोजा गया था? 1750 ईस्वी में यह अभिलेख खोजा गया था। जबकि जो अशोक के अभिलेखों में जो सबसे पहले पढ़ा गया अभिलेख था वो था आपका दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख, जो सबसे पहला अभिलेख जिसे पढ़ने में सफलता पाई गई थी, वो कौन सा अभिलेख था? वो था आपका दिल्ली टोपरा अभिलेख। दिल्ली टोपरा अभिलेख ये प्रथम ऐसा अभिलेख था जिसे पढ़ने में सफलता पाई गई थी। और किसके द्वारा ये पढ़ा गया था? ये जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब? 1837 ईस्वी में। 1837 ईस्वी में किसके द्वारा सफलता पाई गई थी इसे पढ़ने में? जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई गई थी। और जो ये अभिलेख है, इसकी खोज कब हुई थी? इस अभिलेख की खोज हुई थी 1785 ईस्वी में। 1785 ईस्वी में किसके द्वारा खोजा गया था? जो दिल्ली मेरठ अभिलेख था वो थैले ने खोजा था। तो ये पॉलीथीन से याद कर सकते हो। 1785 ईस्वी में कैप्टन पॉलियर ने इसकी खोज की थी।
कैप्टन पॉलियर ने इसकी खोज की थी। अब अशोक के अभिलेखों को थोड़ा और चर्चा करते हैं। अशोक के जो अभिलेख हैं हम इन्हें मुख्यतः 3 भागों में पढ़ सकते हैं। ठीक है, जो अशोक के अभिलेख हैं हम इन्हें 3 वर्गों में पढ़ते हैं। पहला जो हमारा हो जाता है शिलालेख, ठीक है। दूसरा हो जाता है हमारा स्तंभ लेख, और जो तीसरा होता है वो होता है हमारा गुहा लेख। क्या हो जाता है? गुहा लेख। जो सम्राट अशोक के द्वारा जो लेख शिलाओं में उत्कीर्ण कराए गए थे, जो लेख कहाँ पे उत्कीर्ण कराए गए थे? शिलाएं, पत्थरों में, बड़े बड़े पत्थर हो गए, ठीक है। उनमें जो जिन शिलाओं में जो लेख उत्कीर्ण कराए गए थे वो कहलाए गए शिलालेख। और सम्राट अशोक के द्वारा जो स्तंभों में जो लेख उत्कीर्ण कराए गए थे वो स्तंभ लेख हो गए, और जो गुफाओं में जो लेख उत्कीर्ण कराए गए थे वो हो गए आपके गुहा लेख। सिहा लेखों को हम 2 और वर्गों में पढ़ते हैं। एक हो गया हमारा दीर्घ शिलालेख, बड़े बड़ी शिलाओं में जो लेख उत्कीर्ण कराए गए, मतलब इसमें जो लेख लिखाए गए उनकी संख्या ज्यादा थी, ज्यादा लेख लिखवाए गए थे, तो ये हमारे दीर्घ शिलालेख है। दूसरा हो गया हमारा लघु शिलालेख हुए जो आपके छोटे छोटे शिलाओं में जो लेख उत्कीर्ण कराए गए थे, या जो कम लेख उत्कीर्ण कराए गए, तो वो आपके लघु शिलालेख हो गए। स्तंभ लेख को भी हम पुनः 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक हो गया हमारा दीर्घ स्तंभ लेख हो गया, और दूसरा हो गया हमारा लघु स्तंभ लेख। जो बड़े बड़े स्तंभों में जिनमें लेखों की संख्या ज्यादा थी वो दीर्घ स्तंभ लेख हो गए, और जो छोटे छोटे स्तंभों में जो छोटे लेख थे वो कहलाए गए लघु स्तंभ लेख। गुहा लेख हो गया, जो गुफाओं में उत्कीर्ण कराए गए लेख थे सम्राट अशोक के द्वारा, वो हो गए हमारे गुहा लेख। तो हमने शिलालेख, स्तंभलेख, गुहालेख देखे। अब इन जो ये पाए गए अशोक के जो अभिलेखों के खोज हुए हैं, इनमें किन भाषा का प्रयोग किया गया है? इनमें जो भाषा का प्रयोग हुआ है वो है आपकी प्राकृत। किस भाषा का प्रयोग किया गया है? प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है। और लिपियों, किन किन लिपियों का प्रयोग हुआ है? इसमें आपकी खरोष्टी, चलिए लिख देते हैं ब्राह्मी, खरोष्टी, ब्राह्मी हो गया, खरोष्टी हो गया, आरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग हुआ है। यूनानी लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो अशोक के जो अभिलेख थे उनमें प्राकृत भाषा का प्रयोग हुआ है, और ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग हुआ है। जो भारत के बाहर जो भी अभिलेख पाए गए हैं उनमें आपकी खरोष्टी, आरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग देखने को मिलता है। जो ब्राह्मी लिपि है ये कैसे लिखी जाती है? ब्राह्मी लिपि बा से बन रहा है, बाएं से दाएं, मतलब लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है। जो आपकी खरोष्टी होगी ये इसका उल्टा लिखा जाता है, राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। जो खरोष्टी लिपि है वो आपकी आरामाइक से ली गई है, तो ये राइट टू लेफ्ट ही लिखी जाती है। और जो यूनानी है वो लेफ्ट टू राइट लिखी जाती है, लेफ्ट टू राइट। तो अशोक के अभिलेखों में आपकी प्राकृत भाषा का प्रयोग किया गया है, और ब्राह्मी, खरोष्टी, आरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग किया गया है। जो भारत के बाहर अशोक के जितने भी अभिलेख भारत के बाहर प्राप्त हुए हैं उनमें आपकी खरोष्टी, आरामाइक और यूनानी लिपियों का प्रयोग हुआ है। तो भारत के बाहर कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? जैसे मान लेते हैं पाकिस्तान से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है वो है शाहबाजगढ़ी और मानसहेरा। यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं, जो इसमें जिस लिपि का प्रयोग किया गया है यहाँ पे खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। कौन सी? खरोष्टी लिपि का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इसके अलावा पाकिस्तान में एक और अभिलेख प्राप्त हुआ है, वो है तक्षशिला अभिलेख। तक्षशिला से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुआ है
उसमें किस भाषा किस लिपि का प्रयोग हुआ है, वहाँ पे आरामाइक लिपि का, आरामाइक लिपि का यहाँ पे प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान से जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए, अफगानिस्तान से ये हमें प्राप्त हुए लगमान जलालाबाद स्थान से, लगमान जलालाबाद से जो हमें अभिलेख जो प्राप्त हुआ है उसमें किस लिपि का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे भी आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है, आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा अफगानिस्तान से एक और जो अभिलेख प्राप्त हुआ है वो आपके सरेकुना कंधार से, कहाँ से, सरेकुना, ये आप याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, सरेकुना कंधार, सरेकुना कंधार से जो हमें अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उसमें 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है। कौन सी 2 लिपि, एक हो गया आरामाइक और यूनानी लिपि का, और आरामाइक और यूनानी लिपि का प्रयोग हुआ है। इस वजह से इसे द्विभाषिक लेख भी कहा जाता है, द्विभाषिक लेख, द्विभाषिक लेख भी कहा जाता है क्योंकि इसमें 2 लिपियों का प्रयोग हुआ है, और या कह सकते हैं 2 भाषाओं का प्रयोग हुआ है। जो आरामाइक लिपि है उसकी भाषा भी आरामाइक होती है, यूनानी होती है उसकी भाषा भी यूनानी होती है। तो सरेकुना कंधार से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसे द्विभाषिक लेख कहा जाता है। लगमान जलालाबाद से आपका आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। लक्षिला से जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें आरामाइक लिपि का प्रयोग हुआ है। शाहबाजगढ़ी और मानसहिरा जो कि पाकिस्तान से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें खरोष्टी लिपि का प्रयोग हुआ है। अब एक एक करके हम इनके बारे में डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। पहला हम पढ़ेंगे दीर्घ शिलालेख। पहला आ गया हमारा दीर्घ शिलालेख, दीर्घ शिलालेख। जो दीर्घ शिलालेख है इसमें 14 लेखों का समूह है। दीर्घ शिलालेख में जो लेख देखने को मिलते हैं हमें 14 लेख देखने को मिलते हैं। तो दीर्घ शिलालेख में क्या है, 14 लेखों का समूह है, 14 लेखों का समूह है जो कि हमें 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। ये 14 लेखों का जो समूह है वो हमें 8 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 8 स्थानों से हमें ये प्राप्त हुए हैं। 14 लेख लिखे होने के कारण इन्हें चतुर्दश शिलालेख भी कहा जाता है। इन्हें क्या कहा जाता है, चतुर्दश, चतुर्दश, चतुर्दश अभिलेख भी कहा जाता है इन्हें। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें 14 लेख उत्कीर्ण कराए गए हैं। सम्राट अशोक के द्वारा 14 लेखों का उत्कीर्ण कराए गए हैं जिस कारण में इसे चतुर्दश अभिलेख भी कहते हैं। अब ये 8 किन किन स्थानों से प्राप्त हुए हैं, ये आप कोड याद रख लेना, गौपुरम, गौपुरम, और ये क्या है, स्टेट के नाम है, ठीक है। गौपुरम पहला हो गया गुजरात, जी से हमारा हो जाता है गुजरात, गुजरात। गुजरात में काठियावाड़ के पास जूनागढ़ के समीप एक गिरनार की पहाड़ियां हैं, वहां से हमें गिरनार नामक स्थान से एक अभिलेख प्राप्त हुए हैं। गिरनार, गिरनार अभिलेख, गुजरात के गिरनार में जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं वो गिरनार अभिलेख हो गया। दूसरा उड़ीसा, वो मतलब उड़ीसा, उड़ीसा के 2 स्थानों से हमें ये अशोक के शिलालेख प्राप्त हुए। पहला हो गया आपका धौली जो कि आपके उड़ीसा के पुरी जिले में पड़ा। कौन से जिले में, पुरी जिले में पड़ा। और दूसरा हो गया जौगढ़, धौली और जौगढ़। जौगढ़ आपका उड़ीसा के गंजाम जिले से प्राप्त हुआ है। ये तीसरा हो गया। जौगढ़ कहाँ पे है, ये उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है। तीसरा पी हो गया, पी से हमारा आ जाएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान से भी हमें 2 लेख प्राप्त हुए। एक हो गया शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी जो कि पाकिस्तान के पेशावर जिले में स्थित है। और दूसरा हो गया मानसहेरा, 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 ये पाकिस्तान के यहाँ पे हजारा जिले में स्थित है। तीसरे हो गया यू, यू मतलब उत्तराखंड, उत्तराखंड,
उत्तराखंड के देहरादून जिले से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है जिसे क्या कहते हैं, कालसी लेख, कालसी अभिलेख। ये हमें कहाँ से प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड के देहरादून जिले से। आर का मतलब हो गया रॉक एडिक्ट, मतलब शिलालेख। ए हो गया, ए मतलब आंध्र प्रदेश, ए मतलब आंध्र प्रदेश, इंग्लिश में लिखते हैं। ए मतलब आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश मतलब यहाँ से एक अभिलेख प्राप्त हुआ है, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से, एररगुडी अभिलेख, एररगुडी, एररगुडी अभिलेख, एररगुडी अभिलेख ये कहाँ से प्राप्त हुआ है, ये आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले से प्राप्त हुआ है। और एम हो गया, एम मतलब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के थाने जिले के स्थान सोपारा से, महाराष्ट्र के सोपारा स्थान से। सोपारा कहाँ पड़ा, यह आपका पड़ा थाने जिले में, थाने जिले में स्थित है। तो ये 8 स्थानों से जो हमें अशोक के जो दीर्घ शिलालेख प्राप्त हुए वो 8 स्थान कौन से हो गए। पहला हो गया गिरनार गुजरात में, काठियावाड़ के समय जूनागढ़ के समय गिरनार की पहाड़ियों वहां से हमें यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। दूसरा उड़ीसा के धौली, धौली उड़ीसा के पुरी जिले में धौली स्थान है, वहां से हमें यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। और जौगढ़ आपका उड़ीसा के गंजाम जिले में स्थित है यह स्थान जौगढ़। पाकिस्तान से हमें शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा अभिलेख प्राप्त हुए। उत्तराखंड से हमें कालसी अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि देहरादून जिले में। आंध्र प्रदेश से एररगुडी अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि आपके कुर्नूल जिले में। महाराष्ट्र से आपको सोपारा अभिलेख प्राप्त हुआ है जो कि महाराष्ट्र के थाने जिले में स्थित है। ये 8 स्थान हो गए जहां से हमें अशोक के शिलालेख मिले। अब अशोक के शिलालेख में जो ये 14 लेख लिखे गए हैं, क्या क्या इन लेखों में क्या क्या लिखे हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले एक ओवरव्यू ले लेते हैं। जो 14 लेख हैं, जो अशोक के जो 14 लेख हैं उनमें क्या क्या लिखा गया। जो आपका पहला लेख है, पहले लेख में क्या लिखा गया, जीव हत्या निषेध के बारे में। जो अशोक के पहला लेख है उसमें क्या है, जीव हत्या निषेध, जीव हत्या निषेध के बारे में लिखा है। जो दूसरा लेख है, दूसरा लेख में क्या मिलेगा, इसमें 2 प्रकार से चिकित्सा के प्रबंध, 2 मतलब 2 प्रकार से चिकित्सा के प्रबंध है। और वो 2 प्रकार कौन से हो जाएंगे, एक मनुष्यों की चिकित्सा और दूसरा पशुओं की चिकित्सा। तो 2 प्रकार से चिकित्सा के प्रबंध हैं। जो आपका तीसरा लेख मिलेगा, तीसरे लेख में 3 अधिकारियों का उल्लेख मिलता है। वो 3 अधिकारी कौन से, पारदेशिक, रजुक और युक्त। पारदेशिक हो गया और रजुक हो गया और युक्त हो गया। पारदेशिक, रजुक और युक्त, इन 3 अधिकारियों का उल्लेख देखने को मिलता है किसमें, तीसरे में। अभी इन लेखों के बारे में डिटेल में भी पढ़ेंगे। चौथे लेख में क्या लिखा है, चौथे लेख में लिखा है भेरी घूस, भेरी घूस धम्म घूस। भेरी घूस किसमें परिवर्तन होना, धम्म घूस में। क्योंकि अशोक सम्राट अशोक ने धम्म की नीति अपनाई थी, तो उनके आचरण से जो भेरी घूस होता है किसमें परिवर्तित हो जाता है, धम्म घूस में। धम्म क्या है, धम्म एक संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म। 5वें लेख की बात करें, 5वें लेख में क्या लिखा है, 5वें लेख में धम महापात्र की नियुक्ति, धम महापात्र, धम महापात्र नामक व्यक्ति की नियुक्ति। धम महापात्र की नियुक्ति किसमें है, आपके 5वें में। जो छठे लेख है, छठे लेख में क्या लिखा है, छठ मतलब झट, मतलब तुरंत से कार्य। जो इस लेख में त्वरित गति से कार्य संपादन के लिए लिखा गया है। किस बारे में लिखा गया, छठ में झट से मतलब त्वरित गति से कार्य संपादन, त्वरित गति से कार्य संपादन, त्वरित गति से कार्य संपादन के लिए लिखा गया। 7वें लेख में हम साथ हैं, मतलब सभी संप्रदाय के लोग एक साथ निवास कर सकते हैं। ठीक है, ये क्या लिखा है इसमें, सभी संप्रदाय एक साथ रहें, कभी सभी संप्रदाय एक साथ रहें। जो 8वां लेख है, 8वें लेख में क्या लिखा है, 8वें लेख में लिखा है, इसमें लिखते हैं कि मैंने अपने 10वें वर्ष धम्म यात्रा प्रारंभ की। 10वें वर्ष धम्म यात्रा प्रारंभ,
10वें वर्ष धम्म यात्रा प्रारंभ की। और वो यात्रा कहाँ से प्रारंभ करते हैं? ये बोध गया से। नवे लेख में क्या लिखे हैं? न से क्या होता है? नवाचार आता है, तो वैसे ही हम याद करेंगे मंगलाचार। मतलब कहते हैं धम्म रूपी मंगलाचार के बारे में कहते हैं। धम्म रूपी मंगलाचार करना चाहिए लोगों को, धम्म रूपी मंगलाचार। ये किसमें? नवे में है, धम्म रूपी मंगलाचार। 10वें में 10 मतलब यश, यश कीर्ति। किस बारे में लिखा है? यश और कीर्ति। 10 यश, यश और कीर्ति के स्थान पर धम्म का पालन करना चाहिए। यश और कीर्ति के स्थान पर धम्म पालन के लिए कहा गया है, धम्म पालन के लिए। ठीक है। 11वें में यही धम्म से संबंधित ही है। 11वें में क्या है? यश कीर्ति। 10वें में आपका यश कीर्ति हो गया, 11वें में आपका धम्म पालन से, धम्म पालन से ही संबंधित 11वें में लिखा गया है। 12वां क्या हो गया? 12वां हो गया सहिष्णुता। 12वां भी सहिष्णुता, 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 सहिष्णुता मतलब सभी संप्रदायों को क्या करना चाहिए? सभी संप्रदायों के सार्वभौमिक अपने धर्म की प्रशंसा या अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे की निंदा ना करूं, तो ये सहिष्णुता हो गया। 13वें लेख में क्या लिखा है? इसमें आपकी 3 चीजें मिलेंगी। एक मिलेगा आपका कलिंग युद्ध का वर्णन, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलेगा। इसके अलावा जो जनजातीय क्षेत्र है उन्हें चेतावनी दी गई है, उन्हें चेतावनी दी गई है। और तीसरा आपका धम्म संकल्प, क्या है? धम्म विजय संकल्प का उल्लेख मिलेंगे। धम्म विजय, तो इन्होंने धम्म विजय कहाँ कहाँ तक प्राप्त कर रखी है? अपने सीमांत प्रदेशों में 600 योजन दूर तक, और जो आपके 5 राजाओं हैं उन तक। तो ये धम्म विजय संकल्प के बारे में भी इसमें मिलेगा हमें, धम्म विजय संकल्प। जो आपका 14 लेख है, 14वां लेख, इसमें क्या है? ये 14 जो लेख है ये संक्षिप्त रूप से लिखा गया है। कहीं कहीं पे ये संक्षिप्त रूप से लिखा गया है, कहीं पे मध्यम रूप से लिखा गया है, कहीं किसी चीजों को बार बार दोहराया गया है। एक तरीके से ये क्या है? संक्षिप्त वर्णन है। इसमें क्या है? संक्षिप्त रूप से सभी लेखों का वर्णन है। तो ये 14 लेख हैं जो कि सम्राट अशोक के दीर्घ शिलालेखों में मिलता है, जिसमें हमारा पहले लेख में जीव हत्या निषेध के बारे में लिखा गया है। दूसरा 2 प्रकार से चिकित्सा के प्रबंध। तीसरा 3 अधिकारियों के उल्लेख मिलता है, पारदेशिक, रजूक और युग। चौथा हो गया भीरी घोष, धम्म घोष में परिवर्तन। 5वां हो गया धम्म महापात्र, धम्म महामात्रा, धम्म महामात्रा। 6 में झट से मतलब त्वरित गति से कार्य संपादन के लिए। 7 मतलब हम साथ साथ है, सभी संप्रदाय एक साथ निवास करें। 8वें में बोलते हैं कि 10वें वर्ष में उन्होंने धम्म यात्रा प्रारंभ की, वो भी बोध गया से। 90 में नवा मतलब नवाचार मतलब धम्म रूपी मंगलाचार के बारे में कहा है। 10 मतलब यश, यश कीर्ति के स्थान पर धम्म पालन करें। 11वां क्या है? ये धम्म पालन से ही संबंधित है। 12वां आपका सहिष्णुता, सहिष्णुता, ये थोड़ा स्पेलिंग देखिएगा, सहिष्णुता हो गया। और 13 हो गया, 13वें में आपका कलिंग युद्ध हो गया, चेतावनी हो गया, धम्म विजय संकल्प। और 14 में आपका संक्षिप्तीकरण है इसके सभी लेखों का। सहिष्णुता, ये 12वां है सहिष्णुता, सहिष्णुता, सहिष्णुता। ठीक है, ये 14 लेख हैं। सहिष्णुता कह सकते हैं या सार वृद्धि, सार वृद्धि। ठीक है, तो पहले लेख में अशोक के जो 14 लेख है उसके प्रथम लेख में क्या लिखा गया है? इसमें जीव हत्या निषेध के बारे में लिखा गया है। किसके बारे में? जीव हत्या निषेध के बारे में। इसमें प्रियदर्शी राजा कहते हैं, इसमें प्रियदर्शी राजा अशोक क्या कहते हैं कि ना ही कोई पशु मारकर बलि दी जाए और ना ही कोई
उत्सव मनाया जाए। पहले प्रियदर्शी की पाकशाला में प्रतिदिन सैकड़ों जीव मांस के लिए मारे जाते थे, किंतु जब ये लेख लिखवाया जा रहा है तो उस समय केवल 3 पशु मारे जाते हैं। कौन कौन से? 2 मोर मारा जाता है और 1 मृग। वो भी हमेशा नहीं मारा जाता है, उनमें से मृग हमेशा नहीं मारा जाता है, और आगे चलकर ये तीनों भी नहीं मारे जाएंगे। तो जो इसका जो प्रथम लेख है उसमें क्या लिखा है? जीव हत्या निषेध के बारे में लिखा गया है। अब दूसरा लेख है, दूसरे लेख में क्या बोला है? इसमें बोला गया है 2 प्रकार से चिकित्सा प्रबंध। तो इसमें प्रियदर्शी राजा कहते हैं कि मेरे द्वारा विजित प्रदेश हो गए, मेरे द्वारा विजित प्रदेश हो गया और मेरे सीमांत प्रदेश हो गए, जैसे कि आपके चेर, चोल, पांड्या, केरलपुर, सतीपुत। चेर को ही इसके यहाँ केरलपुत कहा जाता था। तो कहता है इस अभिलेख में प्रियदर्शी राजा कहते हैं मेरे विजित प्रदेश हो गया और सीमांत प्रदेश, जैसे आपके केरलपुत, सतीपुत, चोल, पांड्या, तामपर्णी प्रदेश, श्रीलंका वाला क्षेत्र जो हो गया। इसके अलावा जो यमन राज हो गए। तो इन सभी राजाओं और इन सभी स्थानों में चिकित्सा के 2 प्रकार से प्रबंध किए गए। वो 2 प्रकार कौन से हैं? पहला हो गया मनुष्यों की चिकित्सा और दूसरा हो गया पशुओं की चिकित्सा। 2 प्रकार से प्रबंध किसके? एक पशुओं की चिकित्सा और मनुष्यों की चिकित्सा के 2 प्रकार से प्रबंध किए गए। और यह भी लिखा जाता है कि जिन जिन स्थानों में जो मनुष्यों और पशुओं के लिए आवश्यक औषधियां हैं और पाई नहीं जाती हैं वहां भेजी गई। इसी लेख में मिलता है कि उन स्थानों में जहां पर पशुओं और मनुष्यों के लिए जो उपयोगी औषधि हैं पाई नहीं जाती वहां भेजी गई, और जो आपके जड़ी बूटियां हैं वो भी उगाई गई। अब तीसरे लेख में क्या है? तीसरे लेख में 3 अधिकारियों पारदेशिक, रजुक और नियुक्त, इनकी बारे में उल्लेख मिलता है। पारदेशिक क्या होता है? जो प्रदेश का जो प्रमुख अधिकारी होता है वो पारदेशिक कहलाता है, और जो रजुक होता है वो जो राज्य जनपद हो गया या आपका राज्य क्षेत्र हो गया, जो जनपद का या ग्राम का जो प्रमुख हो गया वो रजुक हो गया, और जो रजुक के अधीन जो राजस्व अधिकारी होता है उसे युक्त कहते हैं। युक्त कौन होता है? रजुक के अधीन जो राजस्व अधिकारी है। तो इस अभिलेख में प्रियदर्शी राजा कहते हैं कि यह लेख मैंने अपने तीसरा है ना, तो ये तीसरा हो गया, 2 और 1 3, मतलब 12 वर्ष बाद। इसमें प्रियदर्शी राजा कहते हैं मैंने अपने राज्याभिषेक के 12 वर्ष बाद पारदेशिक, रजुक और युक्त की नियुक्ति की, जो कि प्रति 5वें वर्ष राज्य का दौरा करेंगे और जनता को धम्म की शिक्षा और अन्य कार्यों की शिक्षा प्रदान करेंगे। इसके अलावा इस लेख में 3 शब्द और मिलते हैं। वो 3 शब्द क्या अच्छी बात है? अब क्या अच्छी बात है? माता पिता की आज्ञा मानना, हमारे जो बड़े बूढ़े सगे संबंधी इनका आदर करना, श्रमण ब्राह्मण इनको दान देना, अल्प व्यय और अल्प संचय, ये क्या है? अच्छी बात है। तो इसमें एक चीज और लिखी है, क्या? 3 शब्द जो अच्छी बात है, क्या क्या अच्छी बात है ये मैंने बता दिया। इसके अलावा जो चौथा लेख है, चौथा लेख में क्या लिखता है? इसमें लिखता है भीरी घोष धम्म घोष में परिवर्तन। प्रियदर्शी राजा के धर्म आचरण से जो भीरी घोष होता है, भीरी घोष क्या होता है? जब कोई युद्ध होता है तो उसके समय जो युद्ध घोष प्रारंभ करते हैं, युद्ध प्रारंभ होने पे जो शंख बजाया जाता है वो भीरी घोष कहलाता है। तो इस लेख में लिखा है कि प्रियदर्शी राजा के धर्म आचरण से भीरी घोष धम्म घोष में परिवर्तित हो गया। और जो प्रियदर्शी राजा की शिक्षाओं से जो माता पिता का आदर करना या आज्ञा पालन करना, अपने गुरुजनों का आदर करना, श्रमण ब्राह्मणों को दान करना, तो ये इतना बढ़ गया है कि पहले 100 वर्षों तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तो वो हमें इसी लेख में देखने को मिलता है, चौथे लेख में। पांचवें लेख में क्या कहता है? इसमें प्रियदर्शी राजा बताते हैं कि भला करना अच्छा कार्य होता है। इसमें प्रियदर्शी राजा बताते हैं कि अगर आप किसी पे उपकार करते हैं तो आप बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं। मैंने भी बहुत सारे अच्छे कार्य किए। अगर मेरे आने वाले वंशज, पुत्र पौत्र में इन्हीं मेरे आदर्शों को पालन करेंगे तो वो अच्छा काम करेंगे। यदि कोई उसकी अवहेलना करेगा या अपेक्षा करेगा तो वो क्या करेगा?
अगर वो इसकी उपेक्षा करेंगे तो वो गलती करेंगे, तो इस तरीके से वो कहते हैं। और साथ ही साथ कहते हैं धम्म महापात्र, ये 5वें में, तो ये क्या है इसमें प्रियदर्शी राजा कहते हैं मैंने अपने राज्य अभिषेक के 14 वर्ष बाद या 14वें वर्ष में धम्म महापात्र नामक व्यक्ति की नियुक्ति की, जो कि प्रजा के बीच जाकर उन्हें धम्म की शिक्षा प्रदान करता है। जो मेरे धम्म महापात्र यह पूरे साम्राज्य में फैले हुए हैं और वो धार्मिक कार्यों में जुड़े हुए हैं, लगे रहते हैं हमेशा धार्मिक कार्य, धार्मिक अनुष्ठानों में, या जो धर्मनिष्ठ लोग होते हैं उनको दान देने के लिए, तो ये रहते हैं। जो छठे लेख हैं, छठे लेख में क्या कहा है, छठे लेख मतलब झट से त्वरित गति से कार्य करने का, कार्य संपादन करने के लिए लिखा है। इसमें प्रियदर्शी राजा अशोक कहते हैं कि मैं कहीं भी हूँ, यदि मैं भोजन कर रहा हूँ या शयन कक्ष में हूँ या अंतःपुर में हूँ या मैं बाग में टहल रहा हूँ या सवारी कर रहा हूँ, जो मेरे प्रतिवेदक है, प्रतिवेदक हो गए जो उन्हें प्रजा की जो सूचना प्रदान करते हैं राजा को, मेरे प्रतिवेदक हमेशा मुझे प्रजा के बारे में सूचना प्रदान करेंगे, मैं उनका कार्य हर जगह करूँगा। तो ये किस में लिखा गया, ये छठे में लिखा गया। 7वें में क्या लिखा है, 7वें में लिखा है हम साथ साथ है, मतलब सभी संप्रदाय के लोगों को एक साथ निवास करना चाहिए, क्योंकि सबका मूल संयम और चित्त की शांति है। 8वें में, 8वें लेख में क्या लिखा है, 8वें लेख में लिखा है कि प्रियदर्शी राजा ने अपनी धम्म यात्रा अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष में प्रारंभ की, और वो भी कहाँ से प्रारंभ की, बोध गया से। कहाँ से प्रारंभ की इन्होंने, बोध गया से प्रारंभ की। नवा मतलब नवाचार, मतलब धम्म रूपी मंगलाचार। इसमें प्रियदर्शी राजा अशोक कहते हैं कि लोग विविध मंगलाचार करते हैं, पर जो उसका फल होता है वो अल्पकालीन होता है। लोगों को धम्म रूपी मंगलाचार ही करना चाहिए, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। और इसमें क्या होता है, इसमें आपका माता पिताओं की आज्ञा मानना, आज्ञा पालन हो गया, गुरुजन सगे संबंधियों उनके साथ शिष्ट व्यवहार, आदरणीय व्यवहार रखना, और आपके सेवक हो गए, दास हो गए, उनके साथ शिष्ट व्यवहार रखना, और दया करना, दान करना, तो ये सब इसमें आता है, आपके धम्म रूपी मंगलाचार में आता है। और 10वें लेख में क्या लिखा है, 10 मतलब यश, यश और कीर्ति के स्थान पर धम्म का पालन करना चाहिए। क्या करना चाहिए, यश और कीर्ति के स्थान पे धम्म पालन करना चाहिए। क्योंकि अब 11वें लेख में आ जाते हैं, क्योंकि धम्म से बड़ा कोई दान नहीं है, धम्म से बड़ा कोई बंटवारा नहीं है, धम्म से बड़ी कोई मित्रता नहीं है, और धन से बड़ा कोई यश या कीर्ति या प्रशंसा नहीं है। तो ये किसमें, ये आपके 11 में लिखते हैं। 11 में क्या लिखता है, धर्म से बड़ा कोई प्रशंसा नहीं है, धर्म से बड़ी कोई मित्रता नहीं है, धर्म से बड़ी कोई बंटवारा नहीं है, और धर्म से बड़ा कोई दान नहीं है। ये सब आपके 11वें में लिखता है। 12वें में क्या लिखा है, 12वें में सहिष्णुता, ये कहता है सभी संप्रदायों की सार वृद्धि हो। ठीक है, सभी संप्रदायों की क्या हो, सार वृद्धि हो। मनुष्य को अपने संप्रदाय की प्रशंसा और दूसरे की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये किसमें आपका 12वें लेख में। अभी स्तंभ लेख पढ़ेंगे, स्तंभ लेख में हम छठा लेख पढ़ेंगे, तो उसमें सहिष्णुता के बारे में मिल जाएगा। सभी संप्रदायों को सम्मान करना चाहिए, तो आपके छठे स्तंभ लेख में मिलेगा। और यहाँ पे 12वें में, 12वें शिला लेख में क्या लिखा है, सभी संप्रदायों की सार वृद्धि हो। क्योंकि सभी संप्रदायों का क्या हो, क्योंकि सभी क्या चाहते हैं, सबका मूल संयम है और चित्त की शांति सभी चाहते हैं। तो ये इसमें आपके 12वें लेख में मिलता है। 13वें लेख में कलिंग विजय का उल्लेख किया गया है। इसमें प्रियदर्शी राजा कहते हैं कि कलिंग युद्ध के दौरान लाखों लोग मारे गए और लाखों लोग क्या हुए, विस्थापित हुए। इसके अलावा कई गुना लोग क्या हुए, बर्बाद हो गए इस युद्ध से। तो उन्हें आत्मग्लानि होती है, एक तरीके से पश्चाताप करते हैं। इसके अलावा ये जो जनजाति होते हैं, जो जंगली जनजाति हैं, उनको चेतावनी भी देते हैं, कहते हैं पश्चाताप के बावजूद भी मेरे में शक्ति है, ऐसे करके वो चेतावनी भी देते हैं किसको, जंगली जातियों को, जनजातियों को। और इसके अलावा इसमें क्या है, धम्म विजय संकल्प के बारे में बताया। तो इसमें प्रियदर्शी राजा अशोक क्या कहते हैं कि मेरे लिए प्रमुख विजय, जो प्रियदर्शी राजा हैं उन्होंने जो प्रमुख विजय है वो धम्म विजय को ही माना है, जो कि इनके जितने भी विजित प्रदेश हो गए, इनके सीमांत प्रदेश इनके राज्य में हो गए, सीमांत प्रदेश हो गए इनके विजित प्रदेश में 600 योजन दूर तक ये क्या है, धम्म विजय इन्होंने प्राप्त किया है। इसके अलावा इसमें 5 राजा हो, एक हो गए यमन राज, मतलब यमन राज थे एंटीयूकस। यमन राज कौन थे, एंटीयूकस थे। और मिस्र के राजा कौन थे, टॉलमी फिलाडेल्फस हो गए। और मैसिडोनिया के हो गए आपके एंटीगोनस गोनिटस। इसके अलावा आपके साइरिन के मक हो गए,
और एपिरस के अलेक्जेंडर हो गए, कि इनके क्षेत्रों में और जो भी राजा के साम्राज्य में है यहाँ तक इन्होंने धम विजय प्राप्त कर रखी है। तो जो धम विजय हैं इन्होंने कहाँ कहाँ तक प्राप्त कर रखी है, इन्होंने अपने प्रदेश में, अपने साम्राज्य में और सीमांत प्रदेश में, कहाँ तक, सीमांत प्रदेश में 600 योजन दूर तक, सीमांत प्रदेश में 600 योजन दूर तक, सीमांत प्रदेश में 600 योजन दूर तक, जहाँ पे आपके कौन है, जहाँ के आपके यवन राज हो गया एंटीओकस, नाम लिख देता हूँ क्योंकि प्रश्न पूछा जाता है कि इस राजा को उल्लेख कहाँ कहाँ है। तो इसके अलावा 5 राजाओं को उल्लेख मिलता है। एक हो जाता है आपका यवन राज एंटीओकस, यवन राज एंटीओकस हो गया, ठीक है। दूसरा हो गया मिस्र के राजा, मिस्र के राजा हो गए टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस। तीसरा हो गया मैसिडोनिया के हो गए एंटीगोनस गोनेटस, मैसिडोनिया के कौन हो गए, एंटीगोनस गोनेटस। इसके अलावा हो गए साइरिन के हो गए मेगास हो गए, और एपिरस के अलेक्जेंडर तो इन्होंने जो धम्म विजय प्राप्त कर रखे हैं कहाँ कहाँ तक, इनके क्षेत्रों तक भी प्राप्त किए और अपने साम्राज्य में भी धम्म विजय इन्होंने प्राप्त किए। और जो 14वां लेख है इसमें क्या है, 14वां लेख में ऐसा लगता है कि जो लिपिकार है उसने कहीं गलती कर दी है या कुछ त्रुटिवश अंकन हो गया है इसमें। कहीं हमें संक्षिप्त रूप में वर्णन मिलता है, कहीं मध्यम रूप में, किन्हीं स्थानों में संक्षिप्त रूप में वर्णन मिलेगा, कहीं कहीं मध्यम रूप में, कहीं कहीं दीर्घ रूप में, या कुछ चीजें बार बार दोहराई गई है तो संक्षिप्त रूप में वर्णन मिलता है हमें 14वें लेख में हर स्थान में। इसके अलावा जो हमारे धौली और जौगड़ हैं, धौली और जौगड़ में हमें 3 लेख नहीं मिलते हैं। धौली और जौगड़ ये कहाँ पे है आपके उड़ीसा में। धौली और जौगड़ में जो हमें 2 अभिलेख, धौली और जौगड़ में जो हमें अभिलेख प्राप्त हुए उनमें हमें 11, 12, 13 ये हमें नहीं मिलता है। इसके स्थान पे 2 पृथक लेख मिलते हैं जिनको हमने क्या बोला है, सेपरेट कलिंग एडिक्ट या पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहते हैं। तो इसमें जो प्रथम लेख है, जो इसमें प्रथम पृथक लेख है, प्रथम पृथक लेख में क्या लिखा है, इसमें इस स्थान के, जो इस प्रदेश के न्यायाधिकारियों और महामात्रों को क्या किया गया है, निर्देशित किया गया है। यहाँ पे इनको निर्देशित किया गया न्यायाधिकारियों को, इन प्रदेशों के न्यायाधिकारी और महामात्यों को क्या किया गया है, निर्देश दिया गया है। ठीक है, अब क्या निर्देश दिया गया है, उससे पहले इस अभिलेख में जो परिदर्शी राजा बताते हैं, कहते हैं कि सभी प्रजा मेरी संतान है। जिस प्रकार मैं चाहता हूं कि मेरे संतान इस लोक और परलोक में सुख और शांति प्राप्त करें, उसी प्रकार मैं चाहता हूं कि मेरी प्रजा भी यही सुख और शांति प्राप्त करें। जिसके उद्देश्य से इन्होंने क्या किया, अपने न्यायाधिकारियों और महामात्यों को निर्देशित किया गया है कि वो किसी भी लोगों को बेमतलब का क्या ना करें, या उन्हें यातनाएं ना दें, ठीक है, उन पे कोई अत्याचार ना करें। तो ऐसा उन्होंने क्या किया गया, इन लोगों को निर्देश दिया गया है। और साथ ही बोला है जो न्यायाधिकारी हैं इन्हें क्या बोला है कि निष्पक्षता से न्याय करें, निष्पक्षता से ये न्याय करें। जिसके लिए ये क्या करेंगे, प्रति 5वें वर्ष महामात्य अपना एक अधिकारी भेजेंगे, महामात्य नामक अधिकारी को ये प्रति 5वें वर्ष भेजेंगे। प्रति 5वें वर्ष ये क्या करेंगे, महामात्य नामक अधिकारी भेजेंगे। और इसके अलावा जो उज्जैन और तक्षशिला है, तक्षशिला और उज्जैन में ये 3 वर्षों में इस अधिकारी को भेजेंगे। तक्षशिला और उज्जैन में, प्रति 30वें वर्ष क्या करेंगे, इस अधिकारी को भेजेंगे, ताकि वो दौरा करें, न्यायाधिकारी अपने कर्तव्यों का
पालन कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये किस में लिखा है? प्रथम पृथक लेख में लिखा है। जो दूसरा पृथक लेख है, द्वितीय पृथक लेख, जो द्वितीय पृथक लेख है उसमें क्या लिखा है? उसमें लिखते हैं कि जो इनके अविजित राजा हैं, जो अविजित राजा हैं या अविजित प्रदेश हैं, सम्राट अशोक के अविजित प्रदेश, अगर वो पूछना चाहते हैं कि सम्राट अशोक के प्रति उनकी क्या आज्ञा है, या सम्राट अशोक के प्रति उनकी क्या आज्ञा है, उनके प्रति सम्राट अशोक की क्या आज्ञा है, तो बस ये कहना चाहते हैं कि वो बताते हैं कि वो सम्राट से डरे नहीं, उस सम्राट से डरे नहीं, क्योंकि सम्राट के पास जाने पे उन्हें सुख और सुख ही मिलेगा और कोई दुख नहीं मिलेगा। इसके अलावा यही चीज बोलते हैं कि समस्त मनुष्य क्या है? मेरी प्रजा के समान है और मेरी संतानें हैं। जिस प्रकार मैं चाहता हूँ कि मेरी संतानें इस लोक और परलोक में सुख और शांति प्राप्त करें, उसी प्रकार से मैं अपनी प्रजा और सभी मनुष्यों के लिए कामना करता हूँ। ये भी इसे द्वितीय लेख में देखने को मिलता है। तो ये थे अशोक के दीर्घ लेख हो गए, और उन लेखों में क्या क्या लिखा है उनके बारे में हमने चर्चा कर ली। अब अगला देख लेते हैं जो लघु शिलालेख है। लघु शिलालेख, जो लघु शिलालेख है इसमें जो सम्राट अशोक है उनके व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। उनके सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। व्यक्तिगत जीवन की जानकारी हमें किनसे मिलती है? लघु शिलालेख से। जबकि दीर्घ शिलालेख है उसमें धर्म और प्रशासनिक बातों का उल्लेख हमने पढ़ा कि किन लेखों का बातों का उल्लेख मिलता है। और लघु शिलालेख में सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन की प्राप्त जानकारी मिलती है। इसके अलावा ये लघु शिलालेख क्यों है? क्योंकि ये जो दीर्घ शिलालेख के 14 लेखों के जो समूह है उनमें इन्हें शामिल नहीं किया गया, तो ये क्या है? लघु शिलालेख है, और इनसे सम्राट अशोक के व्यक्तिगत जीवन की जानकारी मिलती है। और जो ये लघु शिलालेख है ये भारत में 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं। 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और ये 18 स्थान कौन कौन से हैं? 18 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और ये 18 स्थान कौन कौन से हैं? तो इसके ABC पढ़ लेते हैं, मतलब हम क्या पढ़ लेते हैं? आभाषा। ठीक है, सबसे पहला हो गया अहरोरा। अहरोरा कहाँ से मिला? यूपी। अहरोरा, अहरोरा, अहरोरा हमें कहाँ से मिला है? ये हमारा यूपी से मिला है। बा मतलब हो गया भाबरू या बैराट। ठीक है, भाबरू या क्या हो गया? बैराट। भाबरू या बैराट, ये कहाँ से मिला है? आपका राजस्थान से मिला है। ये हो गया सहसाराम। सहसाराम, सहसाराम का है, ये आपका कहाँ हो गया? बिहार। ठीक है, ये हो गया पहला स्थान, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया। अहरोरा उत्तर प्रदेश से, भाबरू बैराट से, सासाराम बिहार से। अगला हो गया चौथा और पांचवा, ये हमें मिले आंध्र प्रदेश से। कहाँ से? ANDHRA, आंध्रा। ए से ले लेते हैं एररगुडी। आंध्र प्रदेश के किस स्थान से? एररगुडी, एररगुडी नामक स्थान से, जो कि कहाँ पे? आपको कुर्नूल जिले में। ठीक है, और नीचे लास्ट के 2 शब्द हैं रा मतलब राजमुंडगिरी। कहाँ से? राजमुंडगिरी, राजमुंडगिरी। ये भी कहाँ पे? आपका आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में, ये भी कुर्नूल जिले से मिला है। ठीक है, 5 ही हो गए। इसके बाद हम चलते हैं महाकाल की नगरी उज्जैन, मतलब मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से हमें कौन कौन से प्राप्त हुए हैं? मध्य प्रदेश में कोड याद रखो, नाथ जरा मारो गडरिया, नाथ जरा मारो गडरिया। ठीक है, मध्य प्रदेश से कहाँ से? पहला हो गया रूपनाथ, रूपनाथ। दूसरा हो गया जरा मतलब गुर्जरा, गुर्जरा अभिलेख। कहाँ पे? मध्य प्रदेश। मारो, मारो मतलब सारू मारो,
सारो मारो, शहडोल जिले में है ये, सारो मारो, मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में। और ये गडरिया, गडरिया मतलब पनगुडरिया, पनगुडरिया, गुडरिया, पनगुडरिया। तो ये मध्य प्रदेश में 4 और लघु शिलालेख हो गए, ये हो गए 6, 7, 8, 9 हो गए। इसके अलावा जो हमारे 9 हैं वो आपको कर्नाटक से प्राप्त होते हैं। बाकी के जो 9 हैं कर्नाटक से। कर्नाटक से कौन कौन से हैं याद करो कोड। गोपाल की माँ गिरी, गोपाल की माँ गिरी, उसने सीधे रामेश्वरम, उसने सीधे रामेश्वरम का किया दर्शन। कहाँ से समझ लो, कर्नाटक। कर्नाटक से हमें कौन कौन से मिला है। सबसे पहला हो गया गोपे, अच्छा ये मैंने गोपाल की माँ है ना कोड में, गोपाल की, तो ये कोड याद कर लेना। कर्नाटक से हमें जो प्राप्त हुए कौन से, गोपाल की माँ गिरी, उसने सीधे रामेश्वरम का दर्शन किया। तो क्या हो जाएगा, कौन कौन से हो गए। सबसे पहले हो गए गोपे, गोपे हो गए गोवी मठ, गोवी मठ, गोवी मठ कहाँ है, ये कर्नाटका में। ये हो गया हमारा 10। 11 हो गया पालकी, मतलब पालकी गुंडू, पालकी गुंडू, पालकी गुंडू, ये हमारा हो गया 11। 12 हो गया माँ, माँ मतलब ब्रह्मागिरी, 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 ये यहाँ से जो अभिलेख प्राप्त हुआ है गिरी, ब्रह्मागिरी, ठीक है। फिर तीसरा हो गया, अरे माँ, माँ का मतलब हो गया मास की माँ, माँ पे हो गया हमारा मास की। गिरी, गिरी का हो गया ब्रह्मगिरी, गिरी का क्या हो गया ब्रह्मगिरी, ठीक है। उससे हो गया उड्डे गोलम, उससे क्या हो गया हमारा उड्डे गोलम, उड्डे गोलम। सा पे हो गया हमारा सन्नाती, ये हो गया सन्नाती। उड्डे गोलम के साथ हमेशा नेतूर आता है, ये ध्यान रखना। उड्डे गोलम हो गया और हो गया नेतूर, उड्डे गोलम और नेतूर, ठीक है। सीधे हो गया सिद्धपुर, 17वां क्या हो गया हमारा सीधे मतलब सिद्धपुर, सिद्धपुर। रामेश्वरम मतलब जटिंग रामेश्वर, क्या है जटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर। तो ये हमारे जो 18 लघु शिलालेख हैं जो कहाँ कहाँ से प्राप्त हुए। एक हो गया अहोरोरा उत्तर प्रदेश में, भाबरू विराट आपका राजस्थान से, सासाराम आपका बिहार। आंध्र प्रदेश से आपके 2 प्राप्त हुए, एक हुआ है एररगुटी, दूसरा हो गया राजमुंडगिरी। मध्य प्रदेश से महाकाल की नगरी से नाथजरा मारो गडरिया, नाथ पे हो गया रूपनाथ, गुर्जरा सारो मारो पनगुडरिया। कर्नाटक से गोपाल की माँ गिरी, उसने सीधे रामेश्वरम का किया दर्शन। कहाँ मतलब कर्नाटका। कर्नाटक से पहला गाँव पे हो गया गोवी मठ हो गया, पालकी मतलब पालकी गुंडू हो गया, माँ मतलब मास्की हो गया, गिरी मतलब ब्रह्मगिरी हो गया, उडेगोलम नेतूर, सा पे सन्नाती, सीधे मतलब सिद्धपुर हो गया, रामेश्वरम मतलब जाटिंग रामेश्वर। तो ये 18 लघु शिलालेख जो हमें प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा एक ये कोड याद रखना, क्या बेगम, बेगम जो ये लास्ट के 3 हैं, यानी कि गुर्जरा हो गया, उड्डे गोलम हो गया, उड्डे गोलम के साथ हमेशा नेतूर याद रखना। बेगम गुर्जरा हो गया, उड्डे गोलम या नेतूर हो गया, एम मास्की। कौन कौन से, गुर्जरा हो गया, उड्डे गोलम, उड्डे गोलम हो गया, या आपको इसके साथ क्या है नेतूर, उड्डे गोलम और नेतूर हो गया, और माँ पे हो गया मास्की। तो यहाँ पे हमें इन शिलालेखों में हमें अशोक नाम अंकित मिलता है। यहाँ पे हमें क्या नाम मिलता है, अशोक नाम
देखने को मिलता है। तो प्रश्न पूछा जाता है कि अशोक नाम आपके कौन कौन से लघु शिलालेख या शिलालेखों में मिलते हैं। एक हो गया गुर्जरा, हो गया उदयगुलम नेतुर, हो गया और मास्की। मास्की में अशोक के नाम के अलावा इन्हें बुद्ध साक्य भी कहा गया है। इसमें जो सम्राट अशोक है उन्होंने अपने को क्या कहा है, बुद्ध साक्य, बुद्ध साक्य भी कहा है। इसके अलावा बी ये हो गया भापरू वैराट। भापरू वैराट में सम्राट अशोक का नाम प्रियदर्शी, देव नाम पिने या प्रियदर्शी देखने को मिलता है। देव नाम प्रिय या प्रियदर्शी देखने को कहाँ मिलता है, भापरू या वैराट में। ए मतलब एररगुडी, आंध्र प्रदेश से जो हमें मिला है एररगुडी। एररगुडी में क्या है, यहाँ पे एक बोस्ट्रोफोडन लिपि का प्रयोग किया है। ठीक है, कौन सी लेखन शैली है, बोस्ट्रोफोडन, बोस्ट्रोफिडन, बोस्ट्रोफिडन, बोस्ट्रोफिडन शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। बोस्ट्रोफिडन शैली क्या है, ये क्या है, पहले हम लेफ्ट से राइट लिखते हैं इस तरीके से, जैसे बैल हल चलाती है ना, जैसे बैलों से हल चलाया जाता है। तो पहले हम यहाँ लेफ्ट से राइट जाएंगे, तो यूं गोल घूम के राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट टू राइट, इस तरीके से सर्पिले आकार में जो होती है। बूस्ट्रो जो शब्द होता है वो बैल के लिए यूज होता है। फिडन मतलब खेत जोतना, तो जैसे बैल आपका खेत जोतता है उसी प्रकार से ये शैली हमें मिलती है। बूस्ट्रोफिडन कहाँ पे यूज हुई है, ये आपके एररगुडी अभिलेख में। तो ये लघु शिलालेख है। अब लघु शिलालेख के बाद आ जाते हैं स्तंभ लेख। अभी स्तंभ लेख देख लेते हैं। स्तंभ लेख को भी हमने दो भागों में विभाजित करते हैं। स्तंभ लेख जो लेख स्तंभों में उत्कीर्ण कराए गए हैं वो स्तंभ लेख कहना है। तो इसमें हम पहला पढ़ लेंगे दीर्घ स्तंभ लेख। दीर्घ स्तंभ लेख, तो इसमें क्या है, इसमें धम्म और प्रशासनिक बातों का उल्लेख मिलता है। अशोक द्वारा जो धम्म नीति है उसका उल्लेख मिलता है और उसमें प्रशासनिक बातों का उल्लेख देखने को मिलता है किसमें, दीर्घ स्तंभ लेखों में। और जो ये दीर्घ स्तंभ लेख है ये हमें कितने 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, और जो इनमें लेखों की संख्या है इसमें हमें 7 लेख देखने को मिलते हैं। कितने लेख मिलते हैं, 7 लेख मिलते हैं देखने को, और ये कितने 6 स्थानों से प्राप्त हुए हैं, 6 स्थानों से। और वो 6 स्थान कौन कौन से हैं, पहला हो गया आपका दिल्ली मेरठ, पहला हो गया आपका दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख पहले ये कहाँ हुआ करता था, पहले ये मेरठ में हुआ करता था, फिर फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली में लाया गया। तो ये दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख हो गया। और जो ये दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख है ये सबसे पहला जो खोजा गया अभिलेख कौन सा था, स्तंभ लेख जो है हमारा दिल्ली मेरठ अभिलेख है, जो कि 1750 ईस्वी में किसके द्वारा खोजा गया था, टिफिन थेलर महोदय, टिफिन थेलर महोदय के द्वारा इसकी खोज की गई थी। सबसे पहला अभिलेख जो खोजा गया था वो कौन सा था, दिल्ली मेरठ स्तंभ लेख। दूसरा हो गया दिल्ली टोपरा अभिलेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख। जो दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है, पहले ये टोपरा कहाँ पे, हरियाणा में हुआ करता था। फिरोज शाह तुगलक द्वारा इसे कहाँ लाया गया, दिल्ली में लाया गया। इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज 1785 ईस्वी में टिफिन ने ये की, थैले ने ये की, पॉलियर, कैप्टन पॉलियर ने इसकी खोज की थी। और जो ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख है ये सम्राट अशोक का अंतिम अभिलेख भी कहा जाता है। जो सम्राट अशोक का अंतिम अभिलेख भी इसी को कहते हैं। इसके अलावा जो सबसे पहले जो पढ़ा गया अभिलेख था वो यही अभिलेख था, जो कि किसके द्वारा पढ़ा गया था, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। कब, 1837 ईस्वी में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इस अभिलेख को पढ़ने में सफलता पाई गई, पढ़ा गया। सबसे पहले इनके द्वारा पढ़ा गया, और कब, 1837 ईस्वी में। ये सम्राट अशोक का अंतिम अभिलेख भी इसी को बताते हैं। तीसरा हो गया लौरिया अराराज,
इसमें और पॉइंट नहीं छोड़ गया। इसके अलावा ये दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख में एक बात और याद ध्यान रखिएगा, ये एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें 7 लेख मिलते हैं। हमें 7 लेख देखने को मिलते हैं, 7 लेख मिलते हैं। ये एकमात्र ऐसा स्तंभ लेख है जिसमें हमें 7 लेख मिलते हैं। इसके अलावा जितने भी स्तंभ लेख हैं उन सब में कितने 6 लेख देखने को मिलते हैं। तीसरा हो गया हमारा लौरिया अरराज। लौरिया अरराज ये कहाँ से मिला है आपका? चंपारण बिहार से। चंपारण बिहार से ये हमें स्थान में मिला है। चौथा हो गया लौरिया अरराज हो गया। अब लौरिया नंदनगढ़। लौरिया नंदनगढ़ ये भी कहाँ से मिला है आपका? चंपारण बिहार से ही मिला है ये। अगला हो गया रामपुरवा। रामपुरवा ये भी कहाँ से मिला है आपका? चंपारण बिहार से। चंपारण बिहार रामपुरवा। इसके अलावा जो छठा हो गया वो हो गया प्रयाग स्तंभ लेख। कौन सा हो गया? प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख पहले ये कौशाम्बी में हुआ करता था, तो अकबर के पुत्र जहांगीर द्वारा इसे प्रयाग इलाहाबाद में लाया गया। तो पहले ये कहाँ पे था? पहले ये कौशाम्बी में था। पहले ये कहाँ पे हुआ करता था? कौशाम्बी में हुआ करता था। और अकबर के पुत्र जहांगीर द्वारा इसे कौशाम्बी से कहाँ लाया गया? प्रयाग इलाहाबाद में लाया गया। अब इसमें लेख देख लेते हैं, इसमें कितने लेख उत्कीर्ण हैं। इसमें आपको 7 लेख देखने को मिलते हैं। 7 लेख कौन कौन से 7 लेख हैं? जो 7 के 7 लेख हैं वो केवल दिल्ली टोपरा में मिलते हैं, बाकी सब में हमें 6 लेख मिलते हैं। अब वो 7 लेख जो इसमें उत्कीर्ण हैं वो 7 लेख कौन से हैं? 7 लेख। पहला लेख है क्या है? वन, मतलब जीत लेते हैं मन। इसमें सम्राट अशोक कहते हैं कि मेरे सभी कर्मचारी धर्म का पालन करते हैं और लोगों का मन जीत लेते हैं। पहला हो गया वन, जिसमें क्या है? जीत लेते हैं मन। इसमें चाहो तो और मॉडिफाई कर दूं क्या? ससुरा मन जीत लेते हैं। ससुरा मन जीत लेते हैं, वन जीत लेते हैं, ससुरा जीत लेते हैं मन। तो इसमें क्या है? इसमें सम्राट अशोक बताते हैं कि यह अभिलेख मैंने अपने राज्याभिषेक के 26वें वर्ष उत्कीर्ण करवाया। अब मेरे सभी कर्मचारी धम्म का पालन करते हैं और लोगों का मन जीत लेते हैं। इसके अलावा धम्म का शासन, अब यहाँ से देखें, धम्म का शासन और धम्म का सुख और धम्म से रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। तो इसमें क्या कहें? ससुरा से आपका ये शब्द बन जाता है ससुरा। ससुरा मतलब धम्म का शासन, धम्म के आधार पर शासन करना, धम्म के आधार पर सुख देना, धम्म के आधार पर राज्य की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। मतलब धम्म के अनुसार शासन करना, धम्म के अनुसार प्रजा को सुख देना, धम्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करना ही मेरा धर्म है। वो किसमें लिखा है? वन। वन में क्या लिखा है? जीत लेते हैं मन। मेरे सभी कर्मचारी धम्म का पालन करते हैं और लोगों का मन जीत लेते हैं। धम्म के अनुसार शासन करना, धम्म के अनुसार सुख देना, धम्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। जो दूसरा लेख है, दूसरा लेख में पूछता है, सम्राट अशोक पूछते हैं कि धम्म क्या है? तो वो बोलते हैं क्यों चा धम्मे। क्यों चा धम्मे मतलब इसमें सवाल करते हैं क्यों चा धम्मे, धम्म क्या है? और साथ ही खुद ही जवाब देते हैं अपासी नावे, अपासी नावे, बहु कयाने, बहु कयाने, दया दाने, दया दाने, सच्चे सोचे, सच्चे सोचे, सच्चे सोचे, मृदुता साधुता, अपासी नावे, बया बहु कयाने, दया दाने, सच्चे सोचे, मृदुता, मृदुता
साधुता। अच्छा, साधुता। अपासी नावे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च। माधवे साधवे। अच्छा, तो ये दूसरे में है। सम्राट अशोक सवाल पूछते हैं क्या क्यों च धम्मे, मतलब धम्म क्या है, और खुद ही जवाब देते हैं अपासी नावे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे च। मतलब अपासी नावे पाप ना करना, बहु कयाने मतलब अत्यधिक कल्याण करना, दया करना, दान करना, हमेशा सत्य बोलना, सोचे पवित्रता रखना, माधवे मृदुता रखना और साधुता रखना। तो ये क्या कहते हैं, ये इसका जवाब देते हैं, खुद ही जवाब देते हैं। दूसरे लेख में क्या लिखा है, ये दो चीजें लिखी हैं, धम्म क्या है और जवाब देते हैं पाप ना करना, अत्यधिक कल्याण करना, दया करना, दान करना, सच बोलना, पवित्रता रखना और मृदुता रखना और साधुता रखना, ये क्या है, धम्म है। जो तीसरा लेख है, तीसरा लेख में क्या कहते हैं, ये पूछते हैं पाप क्या है, पाप क्या है। तीसरे में क्या पूछते हैं, पाप क्या है। इसमें बताते हैं, ठीक है, इसमें क्या बताते हैं, इसमें बताते हैं चंडता, निष्ठुरता, ईर्ष्या, अहंकार, ईर्ष्या भाव, ये सब क्या है, ये पाप है। इसके साथ ही इसमें एक शब्द बोलते हैं कि लोगों को क्या करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए। क्या करना चाहिए, आत्म परीक्षण करना चाहिए, जिसको इन्होंने क्या कहा है, निज्जति, निज्जति, जिनको इन्होंने क्या कहा है, निज्जति कहा है। तो इसमें कहते हैं मनुष्य को अपनी वाणी, वचन, कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए, जिसको इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने आत्म परीक्षण कहा है या निज्जति कहा है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। चौथे में कहते हैं कि ये लेख मैंने अपने 26वें वर्षों बाद क्या किया है, चौथे में क्या, रज्जुक का उल्लेख है। रज्जुक अधिकारी हमने पढ़ा था ना, रज्जुक कहाँ पढ़ा था, तीसरे लेख में पढ़ा था हमने, तीसरे दीर्घशिला लेख में पढ़ा था, 3 अधिकारियों की नियुक्ति, पारदेशिक, रज्जुक और नियुक्त। तो यहाँ पे चौथे लेख में मिलता है रज्जुक नामक अधिकारी जो है लाखों लोगों के ऊपर है। रज्जुक नामक अधिकारी क्या है, लाखों लोगों के ऊपर है। और 26वें वर्ष के बाद इन्हें क्या किया कि इन्हें न्यायिक अधिकार में स्वतंत्रता प्रदान की, ताकि ये निश्चयता और निष्पक्षता के साथ क्या कर सके, न्याय कर सके। ठीक है, तो चौथे में क्या लिखा है, जो ये इनका रज्जुक अधिकारी है वो लाखों लोगों के ऊपर है, और इस कार्य के लिए इसके साथ इन्होंने क्या किया, इन्हें न्याय और दंड का अधिकार भी दे दिया है। 26 वर्ष बाद क्या है, इन्हें राज्याभिषेक के 26वें वर्ष बाद इन्हें न्याय और दंड का अधिकार भी दे दिया है। न्याय और दंड का अधिकार भी इन्हें प्रदान कर दिए हैं, ताकि ये निष्पक्षता और निर्भयता से अपने कार्य का, कर्तव्य का पालन कर सके। इसी के साथ इस लेख में ये भी लिखा है कि जिन लोगों को मौत की सजा दी गई है उन्हें 3 दिन और दिया जाए, 3 दिन अतिरिक्त पश्चाताप के लिए दिया जाए, 3 दिन पश्चाताप के लिए और दिया जाए। जिन लोगों को मृत्युदंड दिया गया है वो किसमें, आपका चौथे में ही है। जो आपका 5वां लेख है, 5वें लेख में क्या कहते हैं, इसमें वध वर्जित, 5वां मतलब वध वर्जित, विभिन्न प्राणियों के वध वर्जित कर दिया है। इन्होंने क्या किया है, विभिन्न प्राणियों के वध करना वर्जित कर दिया है। 5वें में क्या बोलते हैं, विभिन्न प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया है। ठीक है, 5वां वध वर्जित। ठीक है, छठे में वहां बताया था सहिष्णुता। इसमें क्या कहते हैं, सभी सांप्रदायों का क्या करना चाहिए, सत्कार करना चाहिए। इसमें प्रियदर्शी राजा बोलते हैं अशोक कि सभी सांप्रदायों का सत्कार करना चाहिए और मैं स्वयं उनसे भेंट करना सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। एक इसमें लिखा है छठे में, भी सभी सांप्रदायों को लिखा है सहिष्णुता, सभी सांप्रदायों का सत्कार करना चाहिए। सांप्रदायों का क्या कहता है, सत्कार करना चाहिए। जो 7वें लेख है, 7वें लेख में धम्मसार की वृद्धि से लिखा है। इन्होंने धम्मसार वृद्धि के बारे में लिखा है कि इन्होंने धम्मसार की वृद्धि के लिए क्या क्या कार्य किए। 7वें में क्या लिखा है, धम्मसार वृद्धि के लिए
इन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, जैसे आम के पेड़ लगवाना, बाग लगवाना, रास्ते में सराय बनवाना, कुएं निर्माण, जलाशय निर्माण, इन सभी का लोक निर्माण कार्य जो भी किए गए हैं, तो वो उनका उल्लेख हमें इसमें 7वें लेख में मिलता है। 7वें लेख में धम्मसार वृद्धि के लिए उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, जैसे लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं, तो उसके बारे में हमें 7वें लेख में मिलता है। तो ये थे 7 स्तंभ लेख। पहले में क्या था, पहला मतलब वन, मतलब ससुरा मन जीत लेते हैं, मतलब मेरे सभी कर्मचारी धम्म का पालन करते हैं और सभी लोगों का मन जीत लेते हैं। धम्म के अनुसार शासन करना, धम्म के अनुसार प्रजा को सुख देना, धम्म के अनुसार प्रजा की रक्षा करना ही मेरा कर्तव्य है। दूसरे लेख में कहते हैं क्यों चा धम्मे, धम्म क्या है, और खुद ही जवाब देते हैं अपासी नावे बहु कयाने दया दाने सच्चे सोचे माधवे साधवे चा, मतलब पाप ना करना, अत्यधिक कल्याण करना, दया करना, दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता रखना, मृदुता हो और साधुता हो, ये सभी हमारा क्या होता है, धम्म होता है। जवाब दिया है। तीसरे में पूछते हैं पाप क्या है, पाप ये बताते हैं निष्ठुरता हो गया और ईर्ष्या रखना, द्वेष भाव रखना, तो ये सभी क्या है आपका पाप है। और इसी में ये क्या कहते हैं, अपने वाणी वचन कर्म पर क्या रखना चाहिए, विजय प्राप्त करनी चाहिए। वाणी वचन कर्म और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करनी चाहिए। इसी को इन्होंने क्या कहा है, आत्म परीक्षण कहा है। और बोलते हैं इसे क्या कहते हैं, निजति कहते हैं, निजति। चौथे में क्या कहते हैं, चौथे में बताते हैं कि जो ये रज्जुक नामक अधिकारी लाखों व्यक्तियों के ऊपर है, इन्होंने इन्हें न्याय और दंड के अधिकार भी दे दिए हैं ताकि यह निश्चयता से और निर्भयता से न्याय कर सकें। इसके अलावा बोलते हैं कि जिन लोगों को मृत्यु दंड दिया गया उन्हें 3 दिन अतिरिक्त दिया जाए पश्चाताप के लिए। पांचवें लेख में कहते हैं वध वर्जित, विभिन्न प्राणियों के इन्होंने वध करने पर वर्जित कर दिया है, विभिन्न प्राणियों का वध करना वर्जित कर दिया है। छठे में सभी संप्रदायों का सत्कार करता हूँ और उनसे स्वयं भेंट करना मैं सबसे महत्वपूर्ण मानता हूँ। 7वें में कहते हैं धर्म सार वृद्धि के लिए इन्होंने जो भी लोक कल्याणकारी कार्य किए हैं उनका उल्लेख 7वें लेख में मिलता है, जैसे कि आपका आम के बाग लगवाना, सराय बनवाना, जलाशय, कुआं निर्माण, जो भी इन्होंने धर्म की सार वृद्धि के लिए जो भी कार्य हैं वो उसका उल्लेख हमें 7वें लेख में मिलता है। ये थे हमारे दीर्घ स्तंभ लेख। अब हम लघु स्तंभ लेख भी जान लेते हैं। लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख में हम 5 स्थान पढ़ेंगे। पहला हो गया आपका सांची स्तंभ लेख। सांची स्तंभ लेख ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। दूसरा हो गया सारनाथ स्तंभ लेख। सारनाथ स्तंभ लेख ये कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है। तीसरा हो गया कौशाम्बी स्तंभ लेख। कौशाम्बी स्तंभ लेख। ठीक है। चौथा हो गया रुम्मनदेई स्तंभ लेख। रुम्मनदेई स्तंभ लेख। ठीक है। पांचवा हो गया निगाली सागर स्तंभ लेख। निगाली सागर स्तंभ लेख। ठीक है। सांची स्तंभ लेख मध्य प्रदेश, रायसेन जिले मध्य प्रदेश में। सारनाथ स्तंभ लेख आपका यूपी हो गया। कौशाम्बी आपका वाराणसी उत्तर प्रदेश हो गया। रुम्मनदेई और स्तंभ लेख और निगाली सागर हो गया ये तराई क्षेत्र नेपाल में। तराई क्षेत्र नेपाल। सांची स्तंभ लेख और जो आपके सारनाथ स्तंभ लेख हैं इसमें महामात्रों को, यहाँ के जो महामात्र हैं
इन महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए संघ भेद रोकने के लिए कहा गया है। संघ भेद रोकने के लिए, संघ भेद रोकने के लिए आदेश दिया गया है। ठीक है, साची हो गया साप और साची, साफ और सारनाथ, तो संघ भेद रोकना। तो जो ये साची स्तंभ लेख और सारनाथ स्तंभ लेख में इनमें महामात्रों को संघ भेद रोकने के लिए आदेश दिया गया है। कौशाम्बी, कौशाम्बी स्तंभ लेख, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें काफ और कौशाम्बी और रानी कारुवाकी, कारुवाकी ये किसकी रानी थे? सम्राट अशोक की रानी, सम्राट अशोक की रानी, रानी कारुवाकी। तो जो ये स्तंभ लेख में, इसमें अशोक की रानी कारुवाकी के द्वारा दान देने का उल्लेख मिलता है। ठीक है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? रानी का अभिलेख, रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। कौशाम्बी स्तंभ लेख में अशोक की रानी कारुवाकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है, इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। और ये एकमात्र ऐसा अभिलेख है या एकमात्र स्तंभ लेख है जिसमें अशोक के पुत्र का उल्लेख वर्णन मिलता है। अशोक के एकमात्र पुत्र किसका? तीवर, अशोक का एकमात्र पुत्र जो कि दस्तावेजों में उत्कीर्ण है, अभिलेखों में उत्कीर्ण है, वो है एकमात्र पुत्र तीवर, जो कि कौशाम्बी स्तंभ लेख में इसका नाम उत्कीर्ण मिलता है। रोमनदेई स्तंभ लेख हो गया और निगाली सागर स्तंभ लेख, ये तराई क्षेत्र नेपाल में मिलता है। ठीक है, रोमनदेई अभिलेख, रोमनदेई अभिलेख, इसमें इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। ये अलग अलग देते हैं, ये दोनों कहाँ मिलते हैं? ये तराई क्षेत्र नेपाल में मिलते हैं, इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं, आर्थिक अभिलेख। इन लेखों में, इन स्तंभ लेखों में लिखा है कि सम्राट अशोक द्वारा जो ये रोमनदेई अभिलेख है, यहाँ पर ये 20वें वर्ष, अपने राज्याभिषेक के 20वें वर्ष बाद गया और वहां के लोगों के धार्मिक कर कौन सा? बलि कर इन्होंने माफ कर दिया। बलि क्या होता है? एक धार्मिक कर होता है। इन्होंने 20वें वर्ष यहाँ की यात्रा की और यहाँ पे धार्मिक कर बलि को इन्होंने समाप्त कर दिया, और जो भूमि कर है वो उसकी दर कम करके 1/8 कर दी, तो इसे आर्थिक अभिलेख भी कहते हैं। निगाली सागर स्तंभ लेख, इसमें सम्राट अशोक द्वारा अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में यहाँ की यात्रा की गई और यहाँ पे एक कनक मुनि थे, उनके स्तूप का संवर्धन किया गया। कनक मुनि ऋषि, एक ऋषि थे कनक मुनि, कनक मुनि ऋषि का स्तूप का संवर्धन किया गया, स्तूप का संवर्धन किया गया, संवर्धन किया गया। ठीक है, ये 5 लघु स्तंभ लेख हैं। इसके अलावा जो अंतिम है वो है गुहा लेख। गुहा लेखों में ज्यादा कुछ नहीं है। गुहा लेख, अशोक के जो गुहा लेख हैं, ये कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बिहार के बराबर की पहाड़ी से। बिहार में एक बराबर की पहाड़ी है, बराबर की पहाड़ी, तो यहाँ से हमें ये गुहा लेख प्राप्त हुए। ठीक है, तो इन गुहा लेखों में आपके जो ये बराबर की पहाड़ी है, इन्हें खल्तविक पर्वत भी कहते हैं। खल्तविक, खल्तविक, खल्तविक पर्वत भी कहा जाता है। यहाँ पे सम्राट अशोक द्वारा 12वें और 19वें वर्ष में, 12वें और 19वें, अपने राज्याभिषेक के 12वें और 19वें वर्ष में गुफाओं का निर्माण किया गया। 12वें वर्ष में आपकी सुदामा गुफा का निर्माण किया गया और 19वें वर्ष में आपका कर्ण चौपार गुफा, इसका निर्माण कर इन्हें आजीवक संप्रदाय को दान दिए जाने का उल्लेख है। ये किसको दे दिए इन्होंने दान? आजीवक संप्रदाय को, आजीवक संप्रदाय को दान में दे दें, आजीवक संप्रदाय को दान में दे दें। कौन सी? सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा। 12वें वर्ष में इन्होंने एक और गुफा का भी निर्माण कराया था, विश्व झोपड़ी गुफा, विश्व झोपड़ी। ठीक है, गुहा लेख में क्या है? इन्होंने बिहार के समीप, बिहार में कौन सी है? बराबर की पहाड़ियां जिन्हें खल्तविक पर्वत के नाम से भी जाता है, यहाँ पे इन्होंने 12वें वर्ष और 19वें वर्ष
सुदामा गुफा और कर्ण चौपार गुफा का निर्माण करवा के आजीवक संप्रदाय को दान में दी। इसके अलावा 12वें वर्ष में इन्होंने एक और अन्य झोपड़ी, विश्व झोपड़ी नामक गुफा का भी निर्माण कराया। इसके अलावा बराबर की पहाड़ियों की बराबर में एक और पहाड़ी है नागरजुनी, 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 नागरजुनी की पहाड़ियां इसी के बगल में है। यहाँ पे भी कुछ गुफाओं का निर्माण कराया गया, जो कि सम्राट अशोक के पौत्र थे दशरथ, जो इनके पौत्र थे दशरथ, इनके द्वारा यहाँ पे गोपी लोमर्षि और वाटथिका गुफा का निर्माण कराया है। कौन कौन सी? गोपी लोमर्षि, गोपी लोमर्षि और वाटथिका, वाटथिका गुफा बनवाई गई और उन्हें किसे? आजीवक संप्रदाय को दान दी, आजीवक संप्रदाय को दान में दे दी, संप्रदाय को दान में दे दी। किसने? जो सम्राट अशोक के पौत्र थे दशरथ, सम्राट अशोक के पौत्र, सम्राट अशोक के पौत्र दशरथ के द्वारा यहाँ पे नागार्जुनी की पहाड़ियों में, जो कि किसके बराबर में? बराबर की पहाड़ियों के बराबर में, मतलब उसी के समीप है। तो वहाँ पे 3 गुफाओं का निर्माण किया गया, गोपी लोमर्षि और वाटथिका गुफा, और उन्हें आजीवक संप्रदाय को दान दिया। तो ये थे गुहा लेख। इसके अलावा कुछ अन्य अभिलेख हो गए, बस छोटे से 2-3 अभिलेख हो रहे हैं। इसमें पहला आ जाता है हमारा पनगुडरिया गुहा लेख। अन्य अभिलेखों में आ जाता है पनगुडरिया, पनगुडरिया गुहा लेख। हमने पनगुडरिया अभिलेख पढ़ा था ना, नाथ जरा मारो गुडरिया, कहाँ? महाकाल की नगरी, मतलब मध्य प्रदेश में पनगुडरिया अभिलेख था ना। जैसे एक पनगुडरिया गुहा लेख है, पनगुडरिया में गुहा लेख मिला है, ठीक है, मध्य प्रदेश में। यहाँ पे सम्राट अशोक को महाराजकुमार कहा गया है, महाराजकुमार, महाराजकुमार कहा गया है। सम्राट अशोक को महाराजकुमार किस गुहा लेख में? पनगुडरिया गुहा लेख में। इसके अलावा एक महास्थान हो गया, महास्थान हो गया, और सहगोरा हो गया। क्या हो गया? सहगोरा, ठीक है। इनमें क्या होता है? महास्थान, महास्थान शिलालेख, महास्थान अभिलेख, ये क्या है? सहगोरा तो हमारा ताम्रलेख है, सहगोरा ताम्रलेख। महास्थान, महास्थान अभिलेख है, महास्थान अभिलेख, महास्थान अभिलेख। महास्थान अभिलेख कहाँ है? ये आप पश्चिम बंगाल के बोगारा नामक स्थान पे, पश्चिम बंगाल के बोगारा जिले में स्थित है। महास्थान कहाँ है? बोगारा, बोगारा, बोगरा या बोगारा, ये कहाँ पे? पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में। मौर्य काल में महास्थान को पुंड्र नगर कहा जाता था। क्या कहा जाता था? पुंड्र नगर, पुंड्र नगर, पुंड्र नगर किसे कहते थे? महास्थान को कहते थे। और जो इस अभिलेख में यहाँ के महामात्यों द्वारा अकाल के समय दान देने का उल्लेख मिलता है। अनाज का दान दिया गया, किनके द्वारा? महामात्यों के द्वारा, महामात्यों के द्वारा अकाल के समय यहाँ पे अनाज दान दिए जाने का उल्लेख मिलता है। उसी तरह एक सहगोरा ताम्रलेख है, जो कि आपका कहाँ है? सहगोरा, ये आपका गोरखपुर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में है। और इसमें भी अकाल के समय दान दिए जाने का उल्लेख है। तो ये हमारे मौर्यकालीन इतिहास के स्रोतों में हमने अशोक के अभिलेख पढ़ लिया। अब बस एक अंतिम वीडियो पड़ता है, जिसमें हम अशोक के शासकों के बारे में वर्णन करेंगे। इसी के साथ मौर्यकाल पूरा समाप्त हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।